एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश के ऊपर। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन सिस्टम्स की, और पिछले वीडियो में हमने देखा है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने ये देखा कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग एनिमल्स जितने भी हैं, उन सबको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? O2 गैस की रिक्वायरमेंट मोस्टली रहती है। या मैं सीधी सी बात अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उन सारे के सारे सजीवों को रेस्पिरेशन के लिए यानी श्वसन के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट है? O2 की रिक्वायरमेंट है। और इस O2 के बिना, अगर हम इस O2 के उपयोग की अगर बात करें तो किसी पदार्थ को जलाने के अंदर भी O2 यूज हो रही है, और उस ऑक्सीजन का उपयोग जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, बेसिक सी चीज है कि अगर हम किसी सजीव की बात करें तो उस सजीव का निर्माण एक कोशिका से होता है, और उस कोशिका को अपने जैविक कार्य करने के लिए O2 की आवश्यकता पड़ती है। और वो O2 हमें इन्वायरमेंट से या पर्यावरण से हमें उपलब्ध होती है, और पर्यावरण या प्रकृति से हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो ऑक्सीजन हम फ्री फंड की ऑक्सीजन काम में ले रहे हैं। और जब हमें श्वास लेने में दिक्कत आती है तब हमें पता चलता है कि रियल में ऑक्सीजन का महत्व हमारी लाइफ में क्या है। तो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहना लगभग नामुमकिन है। हम बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते। तो विद्यार्थियों, इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें आज समझना है कि ये जो हम प्राण वायु गैस की बात कर रहे हैं या O2 गैस की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये O2 गैस पर्यावरण में है, और वो पर्यावरण से हमारे शरीर के अंदर कैसे जाती है, और फिर हमारे शरीर में एक ऐसा कौन सा तंत्र है जो उस ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी तक, या हम ये कहें कि उस ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी की पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं या शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन तक वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो आज विद्यार्थियों हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मुख्य अंग है उस अंग की, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग। मुख्य अंग की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके सहायक और मुख्य अंश बताए थे। तो यहाँ मुख्य अंश की हम बात करेंगे लंग्स की, जिनको हम फेफड़े कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? फेफड़े। इनको फुफ्फुस भी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? फुफ्फुस। हमें विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इस लंग्स की संरचना और इसकी कार्यविधि हमें समझनी है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इसकी संरचना किस तरीके की होती है, और इस लंग्स में और कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जैसे मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई मनुष्य है, और मनुष्य के चेहरे की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो लगभग इस तरीके की आपको उसका चेहरा देखने को मिलेगा। यहां मैं इस नाक की बात कर रहा हूं। सबके जो चेहरे हैं उन चेहरों के ऊपर, सुंदर जो चेहरे हैं उन चेहरों के ऊपर नाक पाया जाता है। उस नाक को हम आसानी से शीशे के अंदर देख सकते हैं। आगे की संरचना में क्या होता है वो हम थोड़ा सा इस डायग्राम से समझेंगे। ये इस तरीके का एक, अगर मैं फेफड़े की बात करूं, ये फेफड़े की स्ट्रक्चर में इस तरीके की संरचना होती है। यहाँ मैं आपको दो प्रकार की संरचनाएं बना के दिखाऊंगा अलग अलग के अंदर। एक मैंने बना दी, एक अपन जब स्टडी करेंगे साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है। यहाँ विद्यार्थियों, अगर मैं एक्चुअल फेफड़ों की बात करूं, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर फेफड़े देखना चाहें तो फेफड़े हैं कहाँ? तो सबसे पहले तो हमारा नाक तो आ गया हमारे फेस के ऊपर। इस नाक की जब हम आंतरिक संरचना की बात करें, या हम करें कि इस चेहरे की पीछे की साइड में क्या है, अंदर क्या है, तो इस नाक के पीछे एक नली रूपी संरचना है, और वो नली रूपी संरचना पीछे की साइड से होती हुई हमारे गले से होकर हमारे सीने वाले भाग में आ रही है, यानी मैं कहूं कि वक्ष भाग के अंदर आ रही है।
और इस वक्ष भाग के अंदर आने के बाद ये जो नली है ये नाक से होकर आई और वक्ष भाग तक यहां से आई और यहां तक तो ये सिंगल है, लेकिन इसके बाद इसके पार्ट हो जाते हैं दो, यानी राइट और लेफ्ट। एक नली चली जाती है राइट साइड में, एक नली चली जाती है लेफ्ट साइड में। ये वो दो नलियां हैं, ये चली गई आपकी राइट साइड में और ये आ गई आपकी लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड में जो नली जाती है, इस नली के चारों तरफ एक गोल गुंबद या हम ये कहें कि एक गुब्बारे जैसी संरचना बन जाती है, जिससे कि इन नलिकाओं की कवरिंग हो जाती है पूरी। इन नलिकाओं के अंदर या ये जो नलिका राइट और लेफ्ट में बटी थी, यहाँ पहले एक थी, फिर यहाँ जाके ये दो नलिकाओं में बट गई और ये नलिकाएं अंदर जाकर और छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। या अगर मैं यहाँ इस एक भाग के अंदर आपको वो नलिकाएं बांट के अगर दिखाऊं तो मैं उन नलिकाओं को इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। इस प्रकार ये छोटी छोटी नलिकाओं में और डिवाइड हो जाती है इस प्रकार से। और जब ये इस प्रकार से डिवाइड होती है तो इनके अंतिम सिरे देखिए आप, ये जो इनके अंतिम सिरे हैं, इन अंतिम सिरों पर गोल गुंबद संरचना बन जाती है इस तरीके से। ये गोल गुंबद जो संरचना है श्वसन क्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट संरचना यही मानी गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट संरचना है। यहाँ एक टाइप ये है, आप इस तरीके से भी इनको दर्शा सकते हैं, या फिर आप एक टाइप ये भी दर्शा सकते हैं, जैसे ये नली है, ये नली आई, एक इधर चली गई, दूसरी इधर चली गई, तीसरी इधर, चौथी इधर, पांचवी इधर। दोनों में से आप कोई भी एक तरीके का डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा बना रहे हैं तो दोनों में फिर आप सेम ही बनाएंगे, अगर ऐसा बना रहे हैं तो फिर आप दोनों में सेम बनाएंगे। अब मैं इनकी नाम की बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो जो वायुमंडल के डायरेक्ट संपर्क में रहता है, हमारे श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला अंग, वो है हमारा नाक। सीधी सी बात है, हम वायुमंडल से जो वायु ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हमारा जो नाक है, ये नाक ही उस वायुमंडल के संपर्क में रहता है, यानी वायु के सीधा संपर्क में कौन आ रहा है? नाक आ रहा है। इस नाक की स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखिए, आपके नाक के दो द्वार हैं जिनको हम नासा छिद्र कह सकते हैं। तो मैं यहाँ एक नाम लिख रहा हूं। इस नाक की संरचना में दो नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्र कह दो या इनको नासा द्वार भी कहा जा सकता है, नासा द्वार। ये जो नासा द्वार और नासा छिद्र है, ये वायु को अंदर प्रवेश कराने के लिए सिर्फ मार्ग, या हम ये कहें कि चेहरे की थोड़ी सी सजावट या बनावट जो है, वो थोड़ी सुंदरता चेहरे की जो है वो बनाने का कार्य करते हैं, बाकी इनका और कोई काम नहीं है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, इमेजिन करो कि अगर आपकी नाक ना हो तो आपका फेस कितना सुंदर दिखेगा या कैसा दिखाई देगा, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये नाक जो है ये सुंदरता को भी बढ़ा रहा है, साथ ही साथ ये वायुमंडल जो है उसके डायरेक्ट संपर्क में भी है, क्योंकि हमारी जो प्राणवायु गैस है वो हम इसी नाक से होकर ग्रहण करेंगे। तो विद्यार्थी, ये तो नासा छिद्र की बात हुई। अब इस नासा द्वार के अंदर दो चीजें, साथ साथ हम सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। इस नासा द्वार में या इस नासा छिद्र में दो चीजें हैं। एक तो है रोम, या जिसको मैं कह सकता हूं बाल, और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं श्लेष्मा परत। ये दो चीजें पाई जाती है हमारे नाक के अंदर, यानी ये जो नासा द्वार है, इन नासा द्वारों के अंदर रोम और श्लेष्मा परत पाई जा रही है। सेकंड में बात करूं, ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, ये कहलाती है अपनी श्वास नाल। ये श्वास नाल आगे देखो दो भागों में बट रही है, इनको हम कह सकते हैं श्वसन। और आगे अंदर जाकर ये और छोटी छोटी नलिकाओं में बट रही है, इन नलिकाओं को हम नाम दे सकते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं। और इन श्वसनिकाओं के अंतिम भाग पर आप ये देख सकते हैं, ये गोल गुंबद जो संरचना मैंने आपको बताई, जैसे इस डायग्राम में ये है, ये वाली है, ये जो संरचना है
इनको नाम दिया जा सकता है कूपिकाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन कूपिकाओं के चारों तरफ इस तरह, अगर मैं इस झिल्ली के चारों तरफ की बात करूं तो इस झिल्ली के चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, रक्त नलिकाओं का जाल पाया जा रहा है। यानी नलिकाएं इस कूपिका के चारों तरफ फैली होती है। तो ये हो गई अपनी रक्त नलिकाएं। क्या हो गई, रक्त नलिकाएं हो गई। इसके अलावा विद्यार्थियों एक अपन बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ अगर गले की मैं बात करूं तो इस गले के अंदर एक ट्रेकिया भी होता है। ट्रेकिया जिसको हम टेटवा कह सकते हैं। टेटवे की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ एक चीज ये समझ लें, यहाँ ये जो नली जा रही है, इस नली के चारों तरफ इस प्रकार की सी आकृति की रिंग्स होती है गले के अंदर। आप अपने गले को थोड़ा सा ऊपर उठा के देख सकते हो, ये सी आकार की क्या है, रिंग्स है। ये जो आप दबाओगे, अगर यहाँ से अपन दबा दे तो अपनी जो श्वास नली है वो श्वास नली पिचक जाती है, और पिचकने के कारण वायु का आवागमन जो है वो बाधित हो जाता है, और वायु के आवागमन बाधित होने के कारण सांस नहीं आ पाता, और उसी कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो ये विद्यार्थी एक संरचना और थी यहाँ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रेकिया। अपनी भाषा की अगर मैं बात करूं तो इसको हम अपनी भाषा में टेटवा कहते हैं। और अगर अक्सर कई बार झगड़ा नॉर्मल सा हो जाता है तो हम अपने सामने वाले को ये कहते हैं तेरा टेटवा दबा दूंगा मैं। तो टेटवा दबाने का मतलब है कि शरीर का कौन सा अंग दबाएगा, वो ये वाला अंग दबा देगा, और ये वाला अंग दबाएगा तो आपको पता है श्वास की जो नली है वो पिचक सकती है, और पिचकने के कारण श्वास लेने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, या हम ये कहें कि O2 गैस के आदान प्रदान में समस्या आ सकती है। तो ये विद्यार्थियों श्वसन के लिए जो फेफड़े हैं हमारे शरीर में उसकी संरचना है। और ये जो दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक ये वाला, ये दोनों जो लोब हैं ये हैं फुफ्फुस, जिनको हम फेफड़े नाम दे रहे हैं। और इनके नीचे ये और ये, इनके नीचे इस प्रकार से एक गोल या गुंबदाकार संरचना में कह सकता हूं, ये है अपना डायाफ्राम। डायाफ्राम। अब विद्यार्थियों पिछले वीडियो को आप थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको ये बताया था, या आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि मनुष्य के जो ये फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े गुब्बारे जैसी संरचना होती है। और गुब्बारे जैसी संरचना है तो इस गुब्बारे जैसी संरचना पर अगर कोई थोड़ा सा दबाव लगा दे या बलपूर्वक कोई चोट मार दे तो ये गुब्बारा तो फट सकता है, गुब्बारा तो फूट सकता है। तो हमने इसका डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था कि इन फेफड़ों की सुरक्षा का काम किसका है। हमने देखा था कि पसली पंजर पाया जाता है हमारे वक्ष भाग के अंदर। ये जो सामने वाला भाग है ये हमारा कौन सा भाग कहलाता है, वक्ष भाग कहलाता है। और इस वक्ष भाग में 12 जोड़ी पसलियां हैं जो आपस में मिलकर एक पिंजरा बना लेती हैं, कैज बना लेती हैं, और उस पिंजरे के अंदर ये संरचना एकदम सेफ रहती है। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, एक चीज दूसरी से कनेक्ट है, यानी पहला पार्ट दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा वाला पार्ट पहले से कनेक्ट है। अगर आप दूसरे पार्ट को देख रहे हो, पहला आपने नहीं देखा है, तो आपको दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। आप पहले वाले पार्ट को देखिए, फिर आप दूसरे पार्ट को देखिए, कंटिन्यूअसली देखते रहिए, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें, बेस आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न की जो समस्या आती है वो आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि हमें अगर टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पुटअप हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ ये तो बात हो गई इस डायग्राम की। अब मैं बात करता हूँ कि श्वसन की क्रिया एक्चुअल होती कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि वायुमंडल की जब बात की जाती है तो हमारे नाक यानी वायुमंडल के डायरेक्ट संपर्क में है। अब इस कमरे की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो वायु है उसी वायु से मैं अपने अंदर या शरीर के अंदर वायु ग्रहण कर रहा हूं। तो जब मैं वायु ग्रहण कर रहा हूं तो उस वायु के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस ही होती है या फिर अदर और भी गैसें मिक्स होती हैं, या फिर मैं ये कहूं कि क्या उस वायु के अंदर अन्य छोटे छोटे धूल के कण भी हैं, या फिर अन्य कोई सूक्ष्म जीव है उस वायु के अंदर। तो विद्यार्थियों अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में आंखों से ना दिखने वाले जीव भी उपस्थित हैं। वायुमंडल में छोटे से छोटे धूल के कण भी उपलब्ध हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो आप जब ऐसे माहौल के अंदर श्वास लोगे या आप बाहर से वायु ग्रहण करोगे
तो वो धूल के कण या वो जो हानिकारक जीवाणु या जो सूक्ष्म जीव है वो आपके नाक में तो प्रवेश करेंगे। निश्चित सी बात है, आप जहां श्वसन क्रिया करोगे उस जगह पर या उस वायु के अंदर जो भी पार्टिकल होगा वो वायु के साथ आपके नाक के अंदर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर इस नाक की हम सबसे पहले बात करेंगे। इस नाक के अंदर दो चीजें हैं। अब देखो विद्यार्थियों, हमने ये भी देखा था कि अगर कोई धूल का कण या हम एक गुब्बारे के अंदर एक छोटा सा पत्थर डालकर उस गुब्बारे को हिलाते रहे तो हम थोड़ी देर ही उस गुब्बारे को हिला पाएंगे, थोड़ी देर बाद वो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। यहाँ भी सेम वही बात है कि आपने जो वायु ग्रहण की उस वायु के साथ अगर कोई धूल का कण आपकी नाक से होता हुआ और आपकी फेफड़ों तक जाता है या कुपिकाओं तक जाता है तो चला गया। वो जाने के बाद आप क्या करोगे, श्वास एक बार तो दिन में हम लेते नहीं है, हम बार बार श्वसन क्रिया करते हैं। तो आप सांस जैसे ही लोगे तो फेफड़े एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। आप सांस लेके देख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, सांस मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूं तो मेरे फेफड़े कहाँ आ गए, बाहर की तरफ। अब सांस मैं बाहर छोड़ूंगा तो मेरे फेफड़े वापस कहाँ चले गए, अंदर की तरफ। तो जब बार बार अंदर बाहर की क्रिया होगी और जो धूल का कण नाक की सहायता से अंदर गया है वो बार बार हिलेगा और हिलने के कारण वो क्या करेगा, इन कुपिकाओं की भित्ति को क्या करेगा, घर्षण या रगड़ उस भित्ति के साथ उस कण का होगा तो वो भित्ति को कमजोर कर देगा। और कमजोर करने के कारण एक दिन वहां उस कुपिका में या मैं कहूं कि इन फुफ्फुस की दीवारों में भी छिद्र हो सकता है, या हम एक टर्म काम में ले सकते हैं कि आपके फेफड़े पंक्चर हो सकते हैं। पंक्चर का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। अब वो फेफड़े पंक्चर हो सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी कब आई, जब आप जहां सांस ले रहे हैं वहां पर धूल के कण आपकी वायु के साथ आपके फेफड़ों तक जा रहे हैं। अब बनावट हमारे शरीर की कुछ इस तरीके से है कि लगभग जो शारीरिक बनावट है उसमें हर चीज को ध्यान रखा गया है। जैसे अब यहाँ हम श्वसन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो नाक है ये सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाता, इस नाक के अंदर ये जो दो चीजें हैं, रोम और श्लेष्मा परत, ये बड़े काम की चीज है। ये क्या काम करती है, जैसे ही आपने श्वास अंदर की तरफ लिया और श्वास अंदर की तरफ लेने के दौरान मान लो कि कोई धूल का कण आपके शरीर के अंदर चला गया, वो धूल का कण पहले किससे टकराएगा, इस नाक से अंदर कौन है, रोम है, बाल है, रोम का मतलब बाल है, और दूसरा उस बाल के आगे क्या है, श्लेष्मा परत है। इस श्लेष्मा की परत की अगर मैं बात करूं तो ये श्लेष्मा की परत एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। और वो चिपचिपा पदार्थ जो स्रावित करती है वो किसी भी पदार्थ को अपने ऊपर चिपकाने का प्रयास करता है। ये रोम और बाल जो होते हैं ये तिरछे व्यवस्थित होते हैं। नाक के अंदर जो रोम और बाल हैं वो तिरछे व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होंगे, तिरछे, आधे तिरछे होंगे। यानी मैं कहूं कि क्रॉस जो रूप है उस क्रॉस रूप के अंदर ये रोम हमारे नाक के अंदर व्यवस्थित है। तो अब सबसे पहले तो नाक के जो नासाद्वार है उनके अंदर जो रोम है या जो बाल है वो वायु जो आपने ग्रहण की वो सबसे पहले उन बालों से टकराएगी। तो उस वायु के साथ जो धूल के कण है वो सबसे पहले तो क्या होंगे, इस रोम या बाल के साथ टकराएंगे। अब बाल के साथ टकराने के बाद अगर वो धूल का कण उन बालों से टकराकर रुक जाता है तो ठीक है। अधिकांश जो कण है या मिट्टी या धूल के जो कण है वो लगभग बालों के साथ टकराकर रुक जाते हैं वहीं पे। अगर मान लो कि आपने धूल भरा वायुमंडल है और उसके अंदर आप श्वास तो रोक नहीं सकते, आप श्वास वहां पे भी लोगे, तो आपने मान लो कि फोर्सफुल रेस्पिरेशन कर लिया या आप मान लो कि आपने बलपूर्वक श्वास अंदर ग्रहण कर लिया जैसे, तो अब आसपास की जो वायु थी उसके अंदर जितने भी धूल के कण थे वो बलपूर्वक अंदर गए। अब बलपूर्वक अंदर गए तो वो बाल उसको रोक पाए या नहीं रोक पाए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बालों से रुक जाए तो ठीक है, अगर नहीं रुकता है तो आगे एक और जो हमारे नाक के अंदर की संरचना है वो एक और मौजूद है। वो कौन सी है, वो श्लेष्मा परत है। वो धूल का कण आगे उस श्लेष्मा परत से जैसे ही संपर्क में आएगा वो वहीं चिपक जाएगा, यानी वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब वो धूल का कण कहाँ पे रुक गया, सिर्फ नाक तक ही सीमित रह गया। आगे जाने वाली वायु अब क्या होगी,
फिल्टर होगी। अब यहाँ दो चीजें हो गई, इसका मतलब ये रोम और बाल और ये श्लेष्मा की जो परत है ये हमारे चौकीदार की तरह कार्य कर रही है, यानी धूल के कणों को रोकने का काम कर रही है, यानी वायु को फिल्टर करने का काम कर रही है। यहाँ अब जो वायु अंदर प्रवेश करेगी, क्या उस वायु के अंदर धूल का कण है? नहीं है। अब वो वायु अंदर प्रवेश करेगी, इससे श्वास नली से होती हुई वो वायु कहाँ आएगी? श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं से किस में बढ़ जाएगी? कुप्पिकाओं में। तो विद्यार्थियों ये प्रोसेस होती है कि वायु अंदर कैसे प्रवेश करती है। इसके बाद दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो धूल के कण हमारे नासाद्वार जो है वो तो उनका व्यास तो बहुत ही कम है, या हमारे नाक की अगर हम बनावट देखें तो वो बनावट भी एक ऐसी संरचना है कि उसमें ज्यादा जो चीजें हैं वो स्टोर नहीं हो पाती, भंडारित नहीं हो पाती। तो हम यहाँ जो धूल के कण नाक के अंदर रुक गए, उनका क्या होता है, उनका क्या भविष्य है? नाक उनके साथ क्या करता है? तो विद्यार्थियों नाक उनके साथ कुछ नहीं करता। आप देखा होगा आपने कि नाक में जो बत्ती है, बत्ती का मतलब आप समझ गए होंगे, नाक से पानी आना, या फिर नाक के अंदर घुंगे आना, घुंगे बन जाते हैं उनके। कैसे बन जाते हैं? जो धूल के कण जमे, जो श्लेष्मा जो पदार्थ स्रावित हुआ था उसके ऊपर जो धूल के कण चिपे थे या जो चिपके थे, उनको रोकने का काम उन्होंने जो किया था, जब वो सूख जाते हैं, अगर वो थोड़ी ठोस अवस्था में हो जाते हैं तो उनसे घुंगे बन जाते हैं, और अगर वो लिक्विड अवस्था में रहते हैं तो बत्ती कभी 1 नंबर आती है, कभी 11 नंबर आती है, बत्ती चालू रहती है। तो वो नाक की सफाई करना भी हमारे लिए क्या हो गया? बहुत ही आवश्यक हो गया। इसीलिए कोई नाक में अंगुली डाल के साफ कर लेता है, कोई उसे लिक्विड फॉर्म को ऐसे सींट के थोड़ा सा साफ कर लेता है। तो विद्यार्थियों आपने ये कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं समझने का प्रयास किया होगा कि एक्चुअल में ये जो घुंगे हैं ये बनते कैसे हैं। तो विद्यार्थियों आज आप जरूर सीख गए होंगे इसको। और नाक की सफाई करनी बहुत जरूरी है। नाक साफ रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो कि एक बार आपने जो श्वसन क्रिया की उसके कारण धूल के कण आपके नाक के ऊपर जम गए, नाक के अंदर जम गए। अब दूसरी बार जब आप श्वसन करोगे तो धूल के कण तो दोबारा भी आएंगे, दोबारा वो पदार्थ वहां जमेंगे। अब अगर आपके नाक ब्लॉक हो गए, या आपके जो ये दो चौकीदार थे इनके ऊपर जितनी क्षमता थी उस क्षमता से ज्यादा अगर धूल के कण जम जाते हैं, तो उसके बाद जब आप रेस्पिरेशन करोगे उसके साथ जो धूल के कण आएंगे उनको ये नहीं चिपका पाएगा। तो इन्हें थोड़ा सा क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, ताकि अन्य जो श्वसन क्रिया की जाती है या अगली बार जब श्वसन क्रिया की जाती है तो आने वाले धूल के कण को आसानी से रोका जा सके। तो विद्यार्थी ये तो बात थी हमारे नाक की। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ये जो वायु है वो फिल्टर होके अब कहाँ चली गई? अंदर चली गई। वायु कहाँ प्रवेश कर चुकी है? शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब उस वायु का क्या होता है? उस वायु की अगर अपन बात करें तो उस वायु के अंदर ये वायु आती है हमारी इस श्वास नली से होती हुई, गले से होती हुई हमारे वक्ष भाग तक। अब वक्ष भाग तक आने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है, राइट और लेफ्ट। अगर मैं यहाँ ऐसे खड़े होकर बात करूं तो एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, यानी ये श्वास नली पीछे से आई, यहां तक एक है, फिर दाया और बाया 2 भागों में बढ़ गई। अब यहाँ एक गले के अंदर, इस गले की मैं बात कर रहा हूं, यहां मैंने आपको ये जो बताया ट्रेकिया, और इस ट्रेकिये के अंदर ये जो रिंग बताई है मैंने आपको, ये होती है सी रिंग। सी आकृति की वलय होती है। ये क्या काम करती है इसका भी मैं आपको बता देता हूं। विद्यार्थियों जैसे मान लो कि हम ये जो श्वास नली है ये एक रबर की नली के समान होती है, या हम ये माने कि अगर इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाया जाए या ज्यादा इनके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो ये टूट सकती है या ये पिचक सकती है। अगर मान लो कि ये जो श्वास नली है, इस श्वास नली के चारों तरफ जो रिंग है, जो वलय है, वो सी आकृति की क्यों है? सी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सी के अंदर ये एक साइड जो है ये फ्री रहती है, और डी की अगर या ओ की या डी की मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो ये ब्लॉक होगी। तो यहां प्रश्न ये बनता है कि श्वास नली के चारों तरफ जो वलय होती हैं वो सी आकृति की ही क्यों होती है, वो ओ या डी आकृति की क्यों नहीं होती? तो विद्यार्थी इस रीजन को आप समझने का प्रयास करना है। मान लो कि हमारी ये श्वास नली है और इस श्वास नली के
चारों तरफ ये ओ आकृति की रिंग होगी। अब मैंने क्या कर दिया इसको एकदम से, ये मान लो कि ओ आकृति की रिंग है और ये फिक्स हो चुका है यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ आप जैसे ही रेस्पिरेशन करेंगे, श्वास लेंगे, अगर आप सामान्य श्वसन कर रहे हो तो सामान्य श्वसन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप मान लो कि दौड़ लगा रहे हो और दौड़ लगाते समय आपको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और अंदर से जो CO2 है वो भी ज्यादा आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो उस समय उस नलिका को फैलने के लिए जगह चाहिए भाई। अगर ज्यादा दबाव पूर्वक वायु आएगी तो नली तो क्या होगी, फैलेगी। तो फैलने के लिए उसे जगह चाहिए। अब अगर ये ओ शेप की होती तो अब इस नली को फैलने के लिए जगह मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां आप देख सकते हो एकदम फिक्स है। तो इस नली को अगर फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और दाब अगर वायु का ज्यादा रहा तो वो श्वास नली वहां से क्या हो सकती है, फट सकती है। और अगर श्वास नली फट गई तो आगे की प्रोसेस आपको पता ही क्या होगा। तो इसलिए उस श्वास नली को आगे फैलने के लिए जगह मिल जाए, इसके लिए ये आकृति कैसी है, सी टाइप है। जैसे मान लो ये श्वास नली है, ये सी आकृति अगर होगी तो इस सी आकृति में देखो ये साइड फ्री है, तो ये श्वास नली इस साइड में अपनी जो वृद्धि है वो कर सकती है, या दबाव पूर्वक जब वायु अंदर से बाहर आती है तो उसको नली को फैलने के लिए यहाँ जगह मिल जाती है। तो नली को टूटने से बचाया जा सकता है ताकि श्वसन क्रिया बाधित ना हो। इसलिए ये क्या होती है, सी आकृति की रिंग्स होती है। आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी ये चीज। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि वायु यहाँ से आई, आने के बाद ये दो भागों में जो श्वसनिकाएं थी वो श्वसनिका में गई और श्वसनिकाओं से ये वायु जो है ये इन कुपिकाओं के अंदर भर गई। यानी वायु कहाँ आके इकट्ठी हो चुकी है, संग्रहित कहाँ हुई वायु, फेफड़ों में वायु कुपिकाओं में आकर एकत्रित होती है। यानी वायु का ऑक्सीजन का जो भंडारण है वो कहाँ होता है, इन कुपिकाओं के अंदर होता है। यहाँ आप इनको आसानी से डायग्राम में समझ सकते हैं। अब कुपिकाओं में इन ऑक्सीजन का संग्रहण जो है वो हो चुका है, इसका मतलब यहाँ तक वायु रह चुकी है। फेफड़ों में वायु आ गई तो फेफड़े तो यहीं तक है। अब आपके पैर तक की जो कोशिका है या आपके सिर तक की जो कोशिका है उसको ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें समझना है। अब इन कुपिकाओं में ऑक्सीजन आ चुकी है, इस कुपिका से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक कैसे जाएगी, ये चीज हमें समझनी है। इससे पहले आप यहाँ ये डायग्राम में देख लीजिए, इस कुपिका के चारों तरफ क्या है, एक रक्त नलिका है। मैं अभी यहाँ इसको डायग्राम से हम समझते हैं थोड़ा सा। ये मान लो कि आपकी जो फेफड़ों के अंदर कुपिका है, मैं सिर्फ एक कुपिका की बात कर रहा हूँ। एक कुपिका यहाँ से मैं वहां बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये कुपिका है और इस कुपिका के चारों तरफ ये रक्त नलिका है। इसको मैंने क्या नाम दिया, कुपिका। और ये क्या है, ये हो गई अपनी रक्त नलिका। इस कुपिका के अंदर क्या है, यहां हमने देखा कि इस कुपिका के अंदर कौन सी गैस भर गई, बाहर से जो आपने श्वसन किया उस श्वसन के दौरान कौन सी गैस आ गई, O2 आ गई। इस रक्त के अंदर, रक्त की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जब पाचन होता है तो कोशिकाओं में CO2 गैस होती है और वो CO2 गैस इसी रक्त के माध्यम से ही कुपिकाओं या फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों के माध्यम से भी बाहर की जाती है। उससे पहले हमें यह समझना है कि कुपिका में ऑक्सीजन है, इस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन इस रक्त में आ जाए किसी भी तरीके से तो ये रक्त अपने आप इस ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक सप्लाई कर देगा। क्यों कर देगा विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर एकमात्र रक्त ऐसा साधन है जो ऑक्सीजन को, CO2 को, किसी भी आवश्यक पदार्थ को, पोषक तत्व को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा सकता है। सिर्फ रक्त है एक ऐसा साधन, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि जैसे हमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है तो हमें वो डॉक्टर जो है वो ग्लूकोज की बोतल ब्लड वाली जो नलिका है, रक्त वाली जो नलिका, उसमें क्यों चढ़ाता है, वो निडल जो है वो ब्लड वाली के अंदर क्यों डालता है, ताकि वो ग्लूकोज ब्लड के साथ घुलकर, ब्लड के साथ घुलने के बाद प्रत्येक कोशिका तक आसानी से पहुंच सके। इसलिए ब्लड वाली जो
नलिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनके अंदर वो लगाई जाती है। हमारे सामने यहाँ प्रश्न ये है कि कुपिका में ऑक्सीजन आ चुकी है, अब ये ऑक्सीजन इस रक्त नलिका में आनी चाहिए। अब रक्त नलिका में लाने के लिए न तो इस कुपिका के अंदर कोई नीचे हॉल है कि उस हॉल से निकलकर वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, रक्त नलिका में आ जाएगी, न हमारे श्वसन तंत्र में या हमारे शरीर में ऐसा कोई बटन या मोटर सिस्टम है कि बटन दबाया ऑक्सीजन कुपिका से निकल के कहाँ आ जाए, रक्त नलिका में आ जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो वे हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि ये जो कुपिका से ऑक्सीजन है ये आए कैसे, क्योंकि रक्त नलिका में जब तक नहीं आएगी तब तक वो प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ ये जो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन थी ये इस रक्त नलिका के अंदर कैसे आई, इसके लिए यहाँ एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं हम विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। नाम सुना होगा आपने। विसरण का मतलब सीधा सा है किसी भी अणु या आयन का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, ये क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो शाम के समय या सुबह अपन जैसे ही अगरबत्ती करते हैं मंदिर वाले कमरे में, तो अगरबत्ती करके हम बाहर नहीं आते, उससे पहले बाहर जो है उनको पता चल जाता है कि अगरबत्ती हो चुकी है, पूजा हो चुकी है। तो वो खुशबू बाहर कैसे आई? पहले क्योंकि जहां आपने अगरबत्ती की है वहां पर उसकी सांद्रता क्या हुई? ज्यादा। और जब वो धुआं बाहर आया तो वो धुआं अपनी अधिक सांद्रता से कम की ओर अपने आप जा रहा है, आप उसको भेज रहे हो क्या? नहीं। दूसरा अगर एग्जांपल लें, शादी ब्याह का टाइम है, अपन क्या करते हैं, अपने पास एक सेंट की छोटी सी बोतल है, उसमें थोड़ा सा सेंट जो है वो बचा हुआ है। अब हम सेंट लगाना चाहते हैं, अगर मैं बाहर सेंट लगाऊं तो वो सारे मांग लेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, मेरा काम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कमरे के अंदर चुपके से जाते हैं, सेंट की बोतल खोली, एक स्प्रे मारा और हम सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हम जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं उससे पहले ही आवाज आती है, हाँ बेटा डाल लिया सेंट है, सेंट लगा के आया है। तो वो सेंट की खुशबू पहले बाहर कैसे आई, हमारे आने से पहले बाहर कैसे आई? तो विद्यार्थी इसका भी रीजन क्या है? विसरण है। अब यहाँ क्या हुआ, विसरण की क्रिया के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। यहाँ से क्या हो गई? खाली। अब रक्त के अंदर ये ऑक्सीजन घुल चुकी है, ये रक्त नलिका पूरे शरीर के अंदर गमन करेगी। पूरे शरीर में रक्त नलिकाएं होती हैं, आप अपने शरीर को कहीं से भी काट के देख लीजिए। यहां मान लो कि कोई कोशिका है, ये क्या है? कोई कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर भोजन के पाचन के दौरान कौन सी गैस, यहां इस रक्त नलिका के माध्यम से कौन सी गैस आ रही है? O2 आ रही है। इस कोशिका को आवश्यकता किसकी है? ऑक्सीजन गैस की। क्या उस कोशिका को CO2 की आवश्यकता है? नहीं है। तो ये कोशिका तो क्या चाहेगी कि मैं इस CO2 गैस को तो बाहर निकालूं और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करूं। तो दोबारा से वही समस्या। अब रक्त नलिका से ऑक्सीजन कहाँ आनी चाहिए? कोशिका के अंदर। तो न तो कोई मोटर सिस्टम, न कोई बटन सिस्टम, और न ही कोई हॉल या छिद्र है जिसकी सहायता से वो O2 अंदर आ जाए। दोबारा से प्रोसेस कौन सी होनी है? यहाँ पर दोबारा क्रिया होनी है विसरण की। और विसरण की क्रिया के द्वारा होना क्या है? अब देखो, यहाँ रक्त नलिका में ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन कोशिका में ऑक्सीजन क्या है? कम है। इसीलिए तो रिक्वायरमेंट हुई ना कि कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चली जाएगी। तो ऑक्सीजन तो कहाँ आ गई? कोशिका के अंदर। यहां से ऑक्सीजन तो कहाँ आ चुकी है? कोशिका के अंदर आ गई। लेकिन इस रक्त में CO2 क्या थी? कम। और यहाँ कोशिका में CO2 क्या थी? ज्यादा। तो ये CO2 कहाँ चली जाएगी? इस रक्त के अंदर। तो यहाँ कोशिका के अंदर तो आ गई O2, और यहाँ क्या आ गई? CO2। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जा चुकी है, कोशिका से CO2 बाहर आ चुकी है। गैसों का आदान प्रदान हो गया क्या? जिसको जो चाहिए था वो मिल चुका है। कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए थी, मिल चुकी है। अब ये जो रक्त के अंदर CO2 घुल गई, अब CO2 घुलते ही रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। जब तक ऑक्सीजन थी तब तक क्या था? शुद्ध था। अब ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास जाएगा। तो फेफड़ों के पास जाने के दौरान होगा क्या?
ये नलिका मान लो कि घूमकर वापस फेफड़ों के पास आई, ये CO2 युक्त रुधिर जो है वो लेके आई, तो यहाँ आ गया आपके पास CO2 युक्त रुधिर। ये जो CO2 युक्त रुधिर आया, CO2 युक्त ये जो रुधिर आया, ये CO2 युक्त रुधिर अब इस नलिका में, रक्त नलिका में CO2 ज्यादा है, लेकिन यहाँ कुपिका के अंदर CO2 क्या है, कम है। तो ये CO2 कहाँ चली जाएगी, दोबारा से क्रिया कौन सी होनी है, विसरण, और विसरण द्वारा ये CO2 कहाँ चली गई, कुपिका में। तो कुपिका में कौन सी गैस आ गई, CO2। ये कुपिका थी कहाँ, ये कुपिका यहाँ है, तो यहाँ CO2 आ चुकी है, यहाँ से इस तरीके से आएगी, श्वास नली से होती हुई नाक के माध्यम से बाहर। रक्त नलिका की CO2 विसरण द्वारा कुपिका में आ गई, कुपिका से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनिका में, फिर श्वास नली में, श्वास नली से नाक में यानी नासाद्वार में, और नासाद्वार से शरीर से बाहर। तो आपने जो एक बार नॉर्मल श्वसन किया, सांस अंदर लिया और छोड़ा, उस क्रिया के दौरान हुआ क्या, अंदर लेने के दौरान तो आपने ली ऑक्सीजन गैस, और बाहर छोड़ने के दौरान आपने कौन सी गैस छोड़ी, O2 गैस। तो ये गैसों का आदान प्रदान हो गया। आप देख सकते हैं श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान ही हो रहा है। विद्यार्थियों, ये हमारे शरीर में होने वाली जो श्वसन की क्रिया है, उसकी क्रिया विधि मैंने आपको यहाँ विथ डायग्राम समझाई है कि किस तरीके से ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है और CO2 कोशिकाओं से किस तरीके से बाहर आती है। दो तीन चीजें हमारे सामने निकल के सामने आई हैं, जैसे कि एक विसरण आया है। विसरण का मतलब सीधा सा है, किसी अणु या आयन का अपनी अधिक सांद्रता से, इससे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इसकी ओर कम सांद्रता की ओर अपने आप गमन। ये क्या कहलाता है, ये आपका विसरण कहलाता है। यहाँ भी दोबारा वही क्रिया होती है और इसी विसरण की क्रिया के द्वारा एक्सचेंज होता है गैसों का, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में। तो विद्यार्थियों, ये था अपना आज का टॉपिक, लंग्स की संरचना और उसकी कार्य विधि, जो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर ये जो वायु जा रही है या वापस जो आ रही है, इसका आयतन क्या होता है, या हमारे फेफड़ों की कैपेसिटीज क्या होती हैं, क्षमताएं क्या होती हैं, कि कौन सी कितनी मात्रा के अंदर वायु हमारे शरीर के अंदर होती है, नलिकाओं में पहले से होती है या बाहर से ग्रहण करते हैं। इन सारी चीजों की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विद्यार्थियों कंटिन्यूअसली देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल गुरु राकेश की आकर्षक वीडियोस। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।